हाय दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ अमृता और दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ साई-फाई मिस्ट्री मूवी आर्काइव। दोस्तों इस मूवी को IMDb पे 6.3 की रेटिंग है बिकॉज ऑफ इसका प्लॉट जो इतना ट्विस्टेड है ना, मतलब आखिरी तक पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। मूवी के राइटर एंड डायरेक्टर है गेविन रोथरे और मेन कास्ट है थियो जेम्स एंड स्टेसी मार्टिन। मूवी शुरू होती है तब हम जापान के ये जगह काफी ज्यादा आइसोलेटेड थी, आसपास कोई भी नहीं था, घना जंगल, बर्फ गिर रही है और इस बर्फीले पहाड़ के साइड से एक बहुत बड़ा झरना है और झरने के साइड में था जॉर्ज का घर यानी उसकी लैब। जॉर्ज एक साइंटिस्ट था, उसे ह्यूमनॉइड AI बनाना था और उसकी सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए उसके कंपनी ने उसे एक आइसोलेटेड लैब में भेजा था, यानी यहाँ पे काम करने के लिए। उसने अभी तक 2 AI रोबोट बनाए थे, J1 एंड J2, दोनों का भी फीमेल वर्जन था। J1 रोबोट साइज में इंसानों से भी बड़ा था लेकिन वो बोल नहीं पाता था, तो J2 साइज में तो कम था, बोल भी सकता था और इंसानों की तरह इमोशंस भी पेश करता था, लेकिन वो ह्यूमनाइड नहीं था। इसीलिए जॉर्ज अपने तीसरे वर्जन पे काम कर रहा था, J3, जो कि पूरी एक फीमेल की तरह ही दिख रही थी। जॉर्ज हर एक वर्जन में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों मूवी में साल दिखाया है 2038 और सोसाइटी में कई सारे रोबोट्स इंसानों के स्लेव बन के काम कर रहे हैं। जॉर्ज जॉगिंग के बाद सिक्योरिटी अलर्ट चेक कर रहा था, तभी J2 उसे कहती है कि रात में उसे एक सपना आया था जिसमें हम दोनों ड्राइव कर रहे थे। ये सुन के जॉर्ज थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन जॉर्ज कहता है कि ये जस्ट एक सपना था, कोई बात नहीं। और उसके बाद जॉर्ज को उसकी पत्नी यानी जूल्स का वीडियो कॉल आता है। बात करते वक्त दोनों का भी कनेक्शन खराब था। कॉल के आखिरी में जूल्स काफी इमोशनल होती है क्योंकि वो अपने पति के साथ नहीं रह रही है और कॉल वैसे ही कट करके चली जाती है। जॉर्ज खुद भी थोड़ा सा दुखी हो जाता है कि उसे अपने पत्नी से दूर रहना पड़ रहा है। अब उसी दिन जॉर्ज की बॉस उससे उसका एक कॉन्फ्रेंस कॉल होता है और वो बताती है कि उनके इस साइट पे यानी इस लैब पे सिक्योरिटी रिव्यू होगा, जिससे जॉर्ज थोड़ा सा नाराज होता है क्योंकि यहाँ पे जॉर्ज ने अपने बॉस को J2 या J3 के बारे में नहीं बताया था, सिर्फ J1 जो रोबोट है उसके बारे में ही बताया था, क्योंकि यहाँ पे जॉर्ज अपना अलग ही प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था। वो एक ऐसा AI रोबोट बनाना चाहता था जिसमें इंसान की कॉन्शियसनेस डाल सकते हैं। J1 ये उसका पहला प्रोजेक्ट था जिसमें वो सिर्फ इमोशन डालता है लेकिन किसी इंसान की यादें नहीं डाल पाता, तो वो दूसरा प्रोटोटाइप बनाता है J2 जिसमें जूल्स यानी इसकी जो पत्नी रहती है उसकी कुछ यादें उसने डाली होती है। इसीलिए J2 को बार बार वो सपना आता था कि ये दोनों ड्राइव पे जा रहे हैं। दरअसल वो यादें जॉर्ज और उसकी पत्नी जूल्स की थी। और तीसरा प्रोजेक्ट था J3 जिसे वो पूरी तरीके से ह्यूमनॉइड AI बनाने की कोशिश कर रहा था। अब ये सारी बातें से वो छुपा के रखता है, इसीलिए उसे इस साइट पे कोई भी सिक्योरिटी टीम नहीं चाहिए थी। अब इनका जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो J2 सुन लेती है, वो कहती है कि मैं बहुत ही रूड इंसान है। तो जॉर्ज कहता है कि हाँ, और अगर उसे पता चला कि तुम्हारे पास दिमाग है, तुम खुद से सोच सकती हो, तो वो तुम्हें भी यहाँ से लेके जाएगी, इसीलिए मैं नहीं चाहता कोई भी यहाँ आए। इसके बाद जॉर्ज J3 पे काम करने जाता है और वहीं पे उसका पूरा ध्यान था। इसी के कारण J2 बीच बीच में बहुत ही जेलस होती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो बेटर नहीं है, अच्छी नहीं है, इसीलिए जॉर्ज ने एक नया AI बनाया है। लेकिन जॉर्ज उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक फैमिली की तरह है। अब अगली सुबह जब जॉर्ज रनिंग के लिए जाता है तब देखता है कि लैब का मेन गेट किसी ने ऑलरेडी खोल दिया है और एक डॉगी लैब के अंदर आया था। ये बहुत ही हैरानी की बात थी क्योंकि J2 के अलावा कोई भी डोर ओपन नहीं कर सकता था। तो जॉर्ज सिक्योरिटी सिस्टम चेक करता है और उसे एक अलग ही कंपोनेंट मिलता है कि उसकी सिक्योरिटी में था, जिसे देख के शॉक होता है कि ये कंपोनेंट कौन डाल सकता है और वो J2 को इसके बारे में पूछता है, लेकिन वो इस बार भी मना कर देती है। तो जॉर्ज को लगता है कि ये शायद J3 से जेलस हो रही है, इसी के कारण असलियत नहीं बता रही है। अब दोस्तों उसी दिन आर्काइव नाम के कंपनी से विंसेंट और मेलविन नाम के लोग इसके लैब में आते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी वाइफ को देखने आए हैं। अब इसका मतलब क्या है ये हमें बहुत जल्दी पता चलेगा। तभी जॉर्ज अपने दोनों भी रोबोट वहाँ से छुपा देता है। जॉर्ज के घर में बीचों बीच एक सिस्टम था जिसमें मेलविन को चेक करता है और दोस्तों यही पे मूवी के मेन प्लॉट के कुछ हिंट्स हमें मिल जाते हैं। फिर मेलविन पूछता है कि इस लाइन में कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो वो कहता है कि हाँ प्रॉब्लम है, मेरी पत्नी ही मुझे कॉल कर सकती है लेकिन मैं जब उसे कॉल करता हूँ तब मेरा कॉल कनेक्ट नहीं होता और कनेक्शन लाइन भी काफी कमजोर होती जा रही है दिन ब दिन। तो मेलविन उसे कहता है कि हाँ शायद आखिरी के दिन नजदीक आ रहे हैं इसीलिए ऐसा हो रहा होगा, क्या तुम्हारे पत्नी को पता है कि उसके साथ क्या हुआ है? तो जॉर्ज कहता है कि नहीं। और दोस्तों तभी हम बैकग्राउंड में J3 को देखते हैं। विंसेंट जॉर्ज को साइड में लेके जाता है एंड उससे बात करने लगता है कि ये जगह बहुत ही अच्छी है, तुम अकेले रहते हो क्या? तभी विंसेंट जॉर्ज को कहता है कि दरअसल
दरअसल हम एक नए टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अभी तक ये टेक्नोलॉजी पब्लिक यूज के लिए अवेलेबल नहीं है और हमारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। दोस्तों ये लाइन काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मूवी के प्लॉट में इसका मतलब जब समझ आता है तब होश उड़ जाते हैं। अब मेल्विन उस मशीन के लॉग्स जब चेक कर रहा था तब उसे कुछ सस्पिशियस चीजें मिलती है और वो विंसेंट को कहता है कि सर, हमारे आर्काइव सिस्टम को इन्होंने पर्सनली घर में यूज किया है जो कि इलीगल है। तो जॉर्ज गुस्सा होता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन विंसेंट मेल्विन को रोकता है, कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने पर्सनली यूज नहीं किया है और वे लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जॉर्ज अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन J3 पे लगाता है। J3 अपनी आंखें खोलती है और वो भी उससे बातें करती कि जॉर्ज मैं कहाँ हूँ, काफी कंफ्यूज्ड हूँ मैं। J3 का बात करने का ढंग, उसकी आवाज पूरी जूल्स की तरह यानी जॉर्ज की पत्नी की तरह ही थी। J2 इस पूरे सिचुएशन से जेलस हो रही थी। अब अगले दिन जॉर्ज बाहर जाके सिक्योरिटी टावर को ठीक करने के लिए टॉप पे जाता है। तभी अचानक से स्लैब की लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है और J3 डर के जॉर्ज को वापस बुलाती है। लेकिन तभी जॉर्ज एक चीज नोटिस करता है कि उसके घर के आसपास एक जेट घूम रहा है, यानी इस पे कोई नजर रख रहा है। इसके बाद जब इसके बॉस से इसका जब कॉल होता है तब वो कहती है कि हमारे कॉम्पिटिटर को तुम्हारे प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एंड वो किसी भी हालत तक जा सकते हैं तुम्हारे इस प्रोटोटाइप को चुराने के लिए, इसीलिए मैं एक रिस्क असेस्टर भेज रही हूँ मिस्टर टैग, तुम्हें उनसे मिलना है। रात में मिस्टर टैग से मिलने के लिए जॉर्ज चला जाता है शहर में। मिस्टर टैग उसे कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर नजर रखी जा रही है और सिक्योरिटी ब्रीच भी हो सकती है और तुम हमारे कंपनी के लिए थ्रेट बन सकते हो, इसीलिए जल्द से जल्द काम कंप्लीट कर दो। और उसे एक ब्रीफकेस देता है जो कि सिर्फ एक इमरजेंसी के टाइम पे ही खोलना जरूरी है। दोस्तों जैसे पहले कहा था कि ये इनका सीक्रेट प्रोजेक्ट था और इसीलिए जॉर्ज को आइसोलेटेड रखा जा रहा था। अब ये घर आता है और सो जाता है और रात में अचानक से इमरजेंसी अलार्म बजने के कारण जॉर्ज की आंख खुलती है। पूरा घर छान मारने के बाद उसे पता चलता है कि किसी ने J3 को चुरा लिया है, यानी उसका मेन प्रोटोटाइप ही चोरी हो गया है। वो ब्रीफकेस ओपन करता है लेकिन घर पूरा लॉक हो जाता है और ब्रीफकेस के सामने मिस्टर टैग उसको कॉल करते हैं, पूछते कि क्या हुआ, क्या इमरजेंसी है। लेकिन ये J3 के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि कंपनी से वो बात उसने छुपा के रखी है। तो वो बोलता है कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही ब्रीफकेस ओपन किया है। इसके बाद टैग पूरा घर ओपन कर देते हैं और वो J3 को ढूंढने के लिए घर के बाहर निकलता है और तब हम अतीत में जाते हैं एंड एक्चुअली में क्या हुआ था वो हमें पता चलता है और मूवी का प्लॉट यहाँ पे रिवील होता है। हम देखते हैं कि ये और जूल्स काफी हैप्पीली मैरिड कपल थे और जॉर्ज एक बात डिस्कस कर रहा था कि आर्काई नाम की एक कंपनी है, इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है। प्रोग्राम ये है कि इंसान मरने के बाद उसका सबकॉन्शियस माइंड हम सेव कर सकते हैं, यानी उसकी मेमोरीज, उसकी जितनी भी यादें हैं वो सेव कर सकते हैं। इससे मरने के बाद कुछ समय तक हम उस इंसान से बात कर सकते हैं, शायद उनको आखिरी गुड बाय कह सकते हैं और वो बातें शेयर कर सकते हैं जो कभी जिंदगी में शेयर नहीं कर पाए। अब जॉर्ज को यहाँ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना था लेकिन जूल्स रेडी नहीं होती। इसी दरमियान जॉर्ज को उसके कंपनी से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जहाँ पे उसे 3 साल के लिए जापान जाना था, यानी यही वो जगह। जब दोनों एक दिन कार से जा रहे थे तो वो इस असाइनमेंट के बारे में जूल्स को बताता है। थोड़ी सी दुखी हो जाती है कि 3 साल के लिए पति से दूर रहना पड़ेगा और बातों बातों में ही दोस्तों इनके गाड़ी के सामने एक उड़ती हुई गाड़ी आती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जूल्स गुजर जाती है। अब वो गुजर जाने के बाद उसकी मर्जी नहीं थी, फिर भी जॉर्ज उसका सबकॉन्शियस माइंड उस आर्काई कंपनी के एक यूनिट के थ्रू सेव करता है और उसके बाद उसका जो 3 साल का प्रोजेक्ट था उसे एक्सेप्ट करता है और जापान आता है और यहाँ पे वो ह्यूमनॉइड AI बनाने लगता है। स्टार्टिंग में हमने जूल्स का एक वीडियो कॉल देखा था, दरअसल वही आर्काई का प्रोजेक्ट था कि इंसान मरने के बाद भी आप उनसे बात कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ही एक ट्विस्ट था। जॉर्ज ने आर्काई सिस्टम इसीलिए लिया था ताकि वो खुद के लिए जूल्स का रोबोट बना सके। जी हाँ, उसने जूल्स की सारी कॉन्शियस मेमोरी पहले तो J2 में डाली थी और उसके बाद J3 में डालने की कोशिश कर रहा था और यही चीज वो सबसे छुपा के रख रहा था, इसीलिए सिमोन को या फिर मिस्टर टैग को ये सारी चीजें पता नहीं थी। जॉर्ज हमेशा आर्काई के मेन सर्वर को एक्सेस करता, जूल्स की एनालॉग मेमोरी को डिजिटली कन्वर्ट करता और वो J3 में फीड करता, जो आर्काई के हिसाब से पूरी तरीके से इलीगल था। इसीलिए स्टार्टिंग में मेल्विन कहता है कि कुछ इलीगल काम चल रहा है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों ये भी मूवी का प्लॉट नहीं है, उसके लिए आखिरी तक बने रहिए, सच में बहुत ही वियर्ड प्लॉट है। नाउ बैक टू स्टोरी। यहाँ पे इमरजेंसी अलार्म
से उसे पता चलता है कि J3 गायब हुई है, किसी ने उसे चोरी किया है। इसीलिए उसे ढूंढने के लिए उसे रात में वापस जाना था और वो अपना नाइट सूट ढूंढने लगता है और तभी एक बॉक्स में उसे J3 मिलती है। J3 अभी सेल्फ अवेयर हुई थी और उसे पता चल गया था कि जॉर्ज ने जूल्स के माइंड को सबकॉन्शियसली डाला था उसके मर्जी के बगैर, लेकिन जॉर्ज उसे समझाता है और उसे कन्विंस कर लेता है कि इससे हम दोनों का ही भला होगा। वो J3 से पूछता है कि तुम्हें अपने सिस्टम से किसने निकाला, तो J3 कहती है कि दरअसल उसे J2 ने निकाला था और उसने उसे डिस्ट्रॉय करने की भी काफी कोशिश की। इसीलिए फिर जॉर्ज J2 को ऑफ कर देता है और अपना पूरा ध्यान J3 पे कॉन्सेंट्रेट करता है। यहाँ पे इसके पास काफी कम रिसोर्सेज थे, इसीलिए वो J2 के पैर निकालता है और J3 को लगाता है और उसी पे सिंथेटिक स्किन लगा देता है। कुछ 1-2 दिन के बाद इसका ये पूरी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है और जूल्स की कुछ और मेमोरी वो J3 में डालता है। यहाँ पे दोस्तों वो मेमोरी पूरी एक साथ नहीं डाल रहा था, स्टेप बाय स्टेप डाल रहा था। J3 पूरी तरीके से रेडी होती है और दोस्तों उसमें जूल्स की सारी फीलिंग्स, उसका स्वभाव सब कुछ था और वो पूरी तरीके से इंसानों की तरह भी दिख रही थी। उसको वीग लगाया था, कपड़े पहनने लगी थी। जॉर्ज अपने इस इन्वेंशन से काफी खुश था। फिर 1-2 दिन के बाद वो J2 को वापस ऑन करता है और फिर उसे रियलाइज होता है कि उसके पैर नहीं हैं और उसने वही पैर J3 को लगाए हैं। ये देखने के बाद वो काफी दुखी होती है और एक दिन J1 को बाय बाय कहते हुए वो इस लैब से चली जाती है और पास के एक तालाब में डूब जाती है। यहाँ पे जॉर्ज को कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। वो उसको ढूंढने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मिलती। अब जॉर्ज का काम आखिरी पड़ाव में आया था। उसे जूल्स की कुछ आखिरी यादें थी वो J3 में डालनी थी। इसी दरम्यान उसके प्रीवियस यादों से J3 को पता चलता है कि वो कैसे गुजरी और वो काफी डर जाती है। इतना ही नहीं, उसे एक और इम्पोर्टेंट बात याद आती है कि मरने से पहले वो प्रेग्नेंट थी। ये सुनने के बाद जॉर्ज भी काफी इमोशनल हो जाता है। जॉर्ज जूल्स के आर्काइव का आखिरी यूनिट एक्सेस करने जाता है लास्ट टाइम, लेकिन उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता ही नहीं है। इसीलिए वो आर्काइव कंपनी को कांटेक्ट करता है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि दरअसल यहाँ पे आपके पत्नी का जो यूनिट है वो ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला है, इसीलिए हम उसे रिपेयर नहीं कर सकते, आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। ये सुनने के बाद जॉर्ज शॉक होता है और वो कहता है कि भाई तुम्हारे जब लोग यहाँ पे आए थे मेल्विन एंड विंसेंट, उन्होंने कहा था कि कोई खराबी नहीं है और यूनिट अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो वो रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि हमारे कंपनी में मेल्विन या विंसेंट नाम के कोई लोग ही नहीं है और किसी ने भी आपके घर में विजिट नहीं किया है। अब इस बात से जॉर्ज को समझ आता है कि यहाँ पे जो लोग आए थे वो मे भी कॉम्पिटिटर होंगे, यानी यहाँ पे इसका प्रोटोटाइप किसी ने चुरा लिया है या फिर किसी ने कॉपी किया है और उन्हें शायद J3 के बारे में भी पता चल गया होगा। इसीलिए वो J3 को लेके भागने का प्लान बनाता है क्योंकि उसके कंपनी के लिए भी इलीगल था। इसी दरम्यान जो मेन आर्काइव सिस्टम था वहाँ पे J3 कॉल लगाती है, जूल्स बात करती है, यानी जूल्स का जो मेन सबकॉन्शियस माइंड था वो इससे बात करता है। J3 उसे कहती है कि तुम्हें अब जॉर्ज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा सिस्टम अभी एक्सपायर होने वाला है और मैं ही जॉर्ज का ख्याल रखने वाली हूँ। दोस्तों यहाँ पे आर्काइव ने भले ही आपका सबकॉन्शियस माइंड रखा हो, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड सेल्फ अवेयर था, वो सामने वाले से बात कर सकता था उसी इंसान की तरह। अब ये बातचीत होने के बाद जॉर्ज लास्ट आर्काइव सिस्टम एस्टेब्लिश करता है ताकि जितनी भी सारी यादें हैं वो J3 में डाल सके। कैसे तैसे वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है और आखिरी में वो सक्सेसफुल होता है। उसकी सारी मेमोरी वो रिट्राइव करता है और J3 में लोड करता है, यानी जूल्स जब से पैदा हुई थी तब से लेके वो कैसे गुजर गई ये सारी यादें अब J3 में आ गई थी। जॉर्ज के पास वक्त बहुत ही कम था, इनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी और सब कुछ तबाह होने वाला था। थोड़ी देर के बाद जब J3 को होश आता है दोस्तों, तब वो पूरी तरीके से अपग्रेड हुई थी, यानी जूल्स की सारी यादें उसमें आई थी और तभी अचानक से वापस आर्काइव सिस्टम से कॉल आता है। J3 उसे कहती कि प्लीज इस कॉल को मत लेना क्योंकि इससे तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी, लेकिन फिर भी जॉर्ज वो कॉल उठाता है और दोस्तों उस साइड से बात कर रही थी रियल जूल्स। जी हाँ, उसकी पत्नी जो कि एक्चुअली में जिंदा थी। और यहाँ पे मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। जूल्स उसे कहती है कि मुझे कंपनी ने बताया कि हमारा आर्काइव सिस्टम अभी एक्सपायर होने वाला है, इसीलिए मैं आखिरी बार तुम्हें गुड बाय बोलने आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, उस एक्सीडेंट के दौरान मैं प्रेग्नेंट थी और हमारी एक बच्ची भी है। और फिर वो कॉल उस छोटे से बच्ची के पास देती है। वो जॉर्ज को कहती है कि डैडी, मम्मी ने कहा था कि हम लोग मिल नहीं सकते, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और आखिरी में भी जूल्स उसे आई लव यू कह के वो फोन रख देती है और हम रियल जूल्स को देखते हैं जो आर्काइव सिस्टम के ऑफिस में थी और वहाँ पे विंसेंट उसे एक फाइल देता है, कहता है कि मुझे बहुत ही बुरा लगा कि आपके पति ऐसे चले जा रहे हैं। और मूवी इधर ही खत्म। वाओ, नहीं समझाना। तो दोस्तों यहाँ पे जो वो एक्सीडेंट हुआ था उसमें जॉर्ज मारा गया था लेकिन जूल्स जिंदा
महिला थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसे बच्ची होती है। लेकिन ऑन अदर साइड जॉर्ज ने ऑलरेडी आर्काई को कांटेक्ट करके अपना जो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो मरने के बाद उसका जो सबकॉन्शियस माइंड रहेगा, एनालॉग मेमोरी, वो सब कुछ वो प्रिजर्व करे। जब आर्काई के सिस्टम को पता चलता है कि एक साइंटिस्ट है एंड ह्यूमनॉइड एआई पे वो काम करने वाला था, तब आर्काई सिस्टम जूल्स को कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं कि दरअसल आपका पति ह्यूमनॉइड एआई बनाने वाला था, तो हम सोच रहे हैं कि उसे वो उसका काम वैसे ही करने दिया जाए, ताकि जिसमें ह्यूमनॉइड एआई में गुजरे हुए लोगों की मेमोरी डाल सके। पहले तो जूल्स मना करती है इस प्रोजेक्ट को, लेकिन अपने पति से और कुछ महीनों तक वो बात कर सकती है, इसीलिए वो हाँ कहती है। फिर आर्काई सिस्टम पूरा एक सिमुलेशन तैयार करता है और जॉर्ज जो गुजर गया था वो उस मेमोरी को ट्विक करता है। इसीलिए जॉर्ज के माइंड को लगता है कि उस एक्सीडेंट में जूल्स गुजर गई थी, ये नहीं। वो अपनी लाइफ वैसे ही मूव ऑन करता है और उस सिमुलेशन में ही वो जापान चला जाता है जहाँ पे उसका वो प्रोजेक्ट था। और सिंस उसे काफी दुख हो रहा था कि उसकी वाइफ चली गई है, इसीलिए वो उस प्रोजेक्ट पे काम करने लगता है जहाँ पे ह्यूमनॉइड एआई में वो अपने पत्नी का कॉन्शियसनेस डाल सके। दरअसल यही प्रोजेक्ट आर्काई को चाहिए था, यानी कल जाके जब अगर लोग गुजर जाते हैं तो उनका ही रोबोट बना सके उनके यादों से। अब उस सिमुलेशन में जॉर्ज ये पूरा प्रोजेक्ट बना रहा था, लेकिन उस काम को काफी टाइम लग रहा था, इसीलिए सिमोन उसके ऊपर प्रेशर ला रही थी कि तुम्हें कैसे भी जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। इसके लैब के आसपास जो भी चीजें हुई थी वो सब कुछ एक सिमुलेशन ही था। वो डॉग भी सिमुलेशन था, सिमोन भी एक सिमुलेशन का ही पार्ट थी, वो रियल नहीं थी। इनफैक्ट प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखने के लिए ही मेलविन और विंसेंट उसके सिमुलेशन में आए थे, ताकि वो देख सके कि ये उसका ह्यूमनॉइड एआई कैसे बना रहा है। और आखिरी में वो अपना जो एआई प्रोजेक्ट था वो पूरी तरीके से कंप्लीट करता है J3, जिसमें उसके पत्नी के सारी मेमोरी आई हुई थी। लेकिन वो मेमोरी जो है वो पूरी तरीके से वो एक साथ नहीं डाल रहा था, पार्ट बाय पार्ट डाल रहा था। इसीलिए जो आखिरी मेमोरी थी उसके बाद J3 को भी पता चलता है कि यहाँ पे जॉर्ज गुजर गया है, जूल्स नहीं। इसीलिए वो कहती है कि वो फोन मत उठाना। और बाहर जो अटैक हो रहा था वो भी इसीलिए था ताकि प्रेशर में आके ये जल्द से जल्द अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर डाली, क्योंकि इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ज्यादा देर तक नहीं रह रहा था, उसकी एक वैलिडिटी ही थी कुछ 6-7 महीनों की, और इसी 6-7 महीनों में उनको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना जरूरी था। इसीलिए हर तरफ से उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था। इस प्रोजेक्ट में जूल्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए उसने अपनी जो मेमोरी थी, अपना जो सबकॉन्शियस माइंड था, उसकी यादों का एक यूनिट बनाया था आर्काई के थ्रू, जो सिमुलेशन में जॉर्ज एक्सेस कर पाए। वाओ, काफी मस्त कंसेप्ट था, लेकिन मुझे जॉर्ज के लिए बहुत ही बुरा फील हुआ जो लास्ट में दिखाया है। आपको कैसी लगी ये मूवी एंड ये पूरा कंसेप्ट, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।